तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? लास्ट क्लास में हमने देखा था फंक्शंस ऑफ मनी। एक बार जल्दी से देख लेते हैं क्या होता है। प्राइमरी फंक्शन होता है मेजर मतलब किसी भी चीज की वैल्यू को मेजर करना और मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और मनी का सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है? वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, हम वैल्यू को ट्रांसफर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मनी। और डिफर्ड पेमेंट्स मतलब ईएमआई में किसी की पेमेंट कर सकते हैं टुकड़ों में तोड़ के। और थर्ड फंक्शन होता है कंटिजेंट फंक्शन। वो होता है बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम, एम्प्लॉइंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और नंबर 3 होता है क्रिएशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम वाया टैक्सेशन। ठीक है, ये डिटेल में देखना है तो आप मेरी पीछे वाली लास्ट वाली वीडियो जो फर्स्ट वीडियो वो जाके देख सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं एवोल्यूशन ऑफ मनी के साथ। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे मनी का एवोल्यूशन कैसे हुआ और उसके टाइप क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो पुराने जमाने की बात है उसमें क्या होते थे, लोग चीजों के बदले चीज लेते थे या कोई एक चीज रख लेते थे। जैसे हमारे इंडिया में वो देखें आपने शंख और सिप्पी जिनको बोलते हैं, और आपने देखी हो तो कौड़ी, वो कभी कभी वो नंदी बाबा बन के आते हैं, उनके ऊपर काफी सारी होती हैं। उस तरह की चीजें वो मनी की तरह यूज कर ली, कमोडिटी यूज कर ली। उसके बाद धीरे धीरे आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा मेटेलिक मनी आई, जिसमें कॉइन्स वगैरह हिस्ट्री में हम पढ़ते ही हैं। उसके बाद क्या हुआ, पेपर कॉइन आए जिनमें टोकन भी बोलते हैं उनको, रिप्रेजेंटेटिव या फैट मनी भी बोलते हैं, FIAT फैट मनी। ठीक है, उसके बाद बैंक मनी या डिपॉजिट मनी, फिर क्रिप्टो करेंसी। आज के वीडियो में हम शायद यहाँ तक पहुंच जाएंगे। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट। अब सबसे पहले बात आती है कि मनी का एवोल्यूशन कैसे हुआ। तो हमने देखा सबसे पहले आई कमोडिटी मनी। अब कमोडिटी मनी के पास क्या होती है, एक बात ध्यान रखने वाली है, इसके पास इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब ये है, अगर कमोडिटी मनी में हमने कह दी जैसे एक जगह पर चोको बीन्स यूज होते थे, तो चोको बीन्स की अपनी एक वैल्यू है। अगर मैंने चोको बीन्स देके किसी ने मुझसे कोई सामान खरीदा और किसी और ने खरीदा मेरे पास है, तो चोको बीन्स से खाने वाली चीजें मैं उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसी तरह से कमोडिटी मनी में काफी सारी चीजें चलती थी, आयरन नेल्स चलते थे, बियर पैलेट्स चलती थी, चोको बीन्स तो बता ही दिया, वेल टीथ, गोल्ड नगर्स। लेकिन दिक्कत क्या थी इसमें कि एक तो ये खराब हो जाते थे समय के साथ चीजें, और ये यूनिफॉर्म नहीं थे। जैसे गोल्ड नगर्स जो थे वो ऐसे ही थे जिस शेप और साइज के मिलने का कोई तरीका नहीं, प्योर फॉर्म में नहीं था। और फॉरेनर्स, जरूरी नहीं है कि आपने अपनी लोकल जो करेंसी बना रखी है उसे फॉरेनर्स भी एक्सेप्ट कर लें। उसके बाद कमोडिटी मनी से धीरे धीरे पहुंचे मेटेलिक मनी के पास। मेटेलिक मनी आप हिस्ट्री में ज्यादा पढ़ते हैं, जो ट्रेडर्स और किंग वगैरह थे वो अपना स्टैंप लगा के मनी बनाते थे। उन्होंने जो नगर्स वगैरह थे उनको यूनिफॉर्म भी करने की कोशिश किया, और बरसर काफी सारे सिक्के थे। इसे आप मैक्सिमम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। ये यहाँ कॉइन्स मतलब जो मनी का एवोल्यूशन है उसकी क्रोनोलॉजी में आ रहा था, इसलिए बताया। अब जब कॉइन की बात हुई है तो यहाँ दो चीजें पढ़ लेते हैं जो कि समझना जरूरी है। एक तो होता है फुल बॉडीड कॉइन, ये क्या होता है, और टोकन कॉइन्स क्या होते हैं। फुल बॉडीड का मतलब होता है इंट्रिंसिक वैल्यूज इक्वल टू मोर देन इट्स फेस वैल्यू। अब बात आती है कि फेस वैल्यू क्या होती है। आपने देखा होगा जैसे 1 रुपए का सिक्का होता है, तो इस पे क्या लिख रहा है, एक, तो जो लिख रहा है इस पे एक, ये तो इसकी है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू। और इसकी जो मेटल लग रहा है इसमें कुछ एक्चुअल भी कीमत होगी, मान लो ये 20 पैसे का मेटल लग रहा हो, कुछ लग रहा हो, वो होगी इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू। फेस वैल्यू वो होती है जो उस पर लिख रहा होता है। तो ये जो होते हैं हमारे फुल बॉडीड कॉइन्स जो होते हैं, इसमें क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी कि जितने की मेटल लग रही होती है सिक्के में वो या तो बराबर होती है फेस वैल्यू की, यानी जो सिक्के पे लग रहा है अगर मान लो 5 रुपए, तो या तो वैल्यू जो है उसके 5 रुपए के बराबर होगी या 5 रुपए से ज्यादा की होगी। उनको क्या बोलते हैं, फुल बॉडीड कॉइन्स। और टोकन कॉइन्स कौन से होते हैं, जिनकी इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत कम होती है। जैसे आजकल के 1-2 रुपए वाले आपने सिक्के देखे होंगे, बड़े पतले से छोटे से होते हैं कि अगर उन्हें कोई गला के बेचे तो उन्हें 1 रुपया उसका मिलेगा नहीं, उन्हें बोलते हैं टोकन कॉइन। एक बार हमारे यहाँ बीच में क्या हुआ था, 5 रुपए का अगर आपने मोटा सा सिक्का देखा हो, वो काफी मोटे टाइप के आते थे, तो लोग उन्हें लगभग 5 रुपए के सिक्के में 5 ही ब्लेड बन जाते थे, और 2 रुपए का एक ब्लेड बेचते थे, यानी 5 रुपया का सिक्का उनका 10 रुपए उन्हें कमा के देता था। ये बांग्लादेशी कुछ लोग बाहर ले जाते थे, बाहर से फिर ब्लेड बना के बेचते थे, ऐसा सुनने में आया था। ठीक, ये है आप
आप अब पेपर करेंसी जो हमारे प्रेशियस मेटल कॉइन्स और पेपर करेंसी में डिफरेंस यही देख लेते हैं। जैसे मेटल की एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है कि अगर मान लो सिक्का नहीं चल रहा, अगर सोने का सिक्का है तो वो उतने रुपए में चले या ना चले, लेकिन उसको आप पिघला के ज्वेलरी बना सकते हैं, कुछ भी उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है। लेकिन करेंसी नोट की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, उसको आप कोई यूज नहीं कर सकते दूसरा। ठीक, ये दोनों के डिफरेंस जानना जरूरी होता है, ये फुल बॉर्डर्ड कॉइन और टोकन कॉइन्स का। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे आते हैं पेपर मनी की, हमने पढ़ देख ही लिया अभी किसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। अब बात आती है फिएट मनी क्या होती है। फिएट मनी, ये फिएट मनी उसको बोलते हैं जो फिएट मनी होने के लिए दो कंडीशंस सेटिस्फाई करेगी ये एक साथ। जैसे कोई चीज है ना, कि अगर हम कह रहे हैं कि दो नंबर का मल्टीप्लाई, ये क्या हुआ 6, अगर इनमें से एक भी जीरो तो फिर आंसर जीरो आएगा। ऐसे ही अगर एक भी कंडीशन फॉलो नहीं करी तो फिर वो हमारी फिएट मनी नहीं होगी। दोनों कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए, वो भी एक साथ। तो क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन है इट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल करेंसी कॉइन, फिजिकल करेंसी नोट, वर्चुअल कॉइन, डिजिटल कॉइन, क्रिप्टो कॉइन विच कैन मेजर वैल्यू। मतलब हम पहले मनी के बारे में पढ़ सकते हैं कि मनी क्या करती है कि किसी भी चीज की वैल्यू को मेजर करती है। तो पहली कंडीशन ऐसी है, कोई भी चीज हो जो किसी की वैल्यू को मेजर करती हो, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन क्या है? इट मस्ट बी इश्यूड बाय द ऑर्डर ऑफ ए किंग, क्वीन, गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक। ये दोनों कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको अच्छे से याद रखनी है, ये वाली भी और ये वाली भी। ठीक है, क्या है एक बार फिर से देख लेते हैं। एक तो फिजिकल कॉइन हो, नोट हो या वर्चुअल कॉइन हो, डिजिटल कॉइन हो या क्रिप्टो कॉइन हो, कैसा भी हो, एक तो वो होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, उसको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए किंग से, क्वीन से, गवर्नमेंट से या सेंट्रल बैंक से, तब वो क्या कर लाएगा हमारा फिएट मनी। ठीक है, अब चलते हैं। ये एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, थोड़ा सा इसे ज्यादा रटना भी नहीं है, लेकिन एक बार अच्छे से देख लेना है। गवर्नमेंट इश्यूज ऑल कॉइन्स अप टू 1000। आपने देखा होगा 10 के सिक्के, 20 के सिक्के, कभी सुना होगा गवर्नमेंट ने उसके नाम पर सरकार ने सिक्के इशू कर दिए, ये सब चीजें होती हैं। तो गवर्नमेंट को राइट है, गवर्नमेंट 1000 रुपये तक के सिक्के पब्लिश कर सकती है। ठीक है, और ये राइट इसे पावर मिलती कहाँ से है? ये पावर मिलती है इसको कॉइनेज एक्ट 2011 से। ये ध्यान रखने वाली चीज है कि गवर्नमेंट को ये पावर कहाँ से मिलती है, कॉइनेज एक्ट 2011 से। ठीक है, उसके बाद जो 1 रुपए का नोट होता है वो भी गवर्नमेंट इशू करती है, और उसके ऊपर साइंस होते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी के। ठीक, और जो एक नोट है उसके ऊपर एक चीज नहीं लिखी होती, आई प्रोमिस टू पे, जैसे इस पर लिखा हो ना, मैं धारक को इतने रुपए देने की वचन है, ऐसा कुछ नहीं होता। और जो आरबीआई है वो करेंसी नोट्स को इशू करती है, रुपए 1 नोट अंडर आरबीआई एक्ट। ठीक, अदर देन ये 1 रुपए का नोट इशू नहीं करेगी। जितने भी कॉइन है और 1 रुपए का नोट ये गवर्नमेंट इशू करती है, इस पर साइन होते हैं सेक्रेटरी के। और जो आरबीआई इशू करती है वो 1 रुपए से ज्यादा के नोट, यानी 2 से ऊपर के जितने भी नोट है वो आरबीआई इशू करेगी। ओके, उस पर लिखा होता है मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता। ठीक है, ये वाली चीज थी, एक बार इसको और अच्छे से देख लेना, पढ़ लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट बात आती है कि लीगल टेंडर क्या होता है। आपने सुना होगा मोदी जी ने कहा था कि आज रात से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। लीगल टेंडर का मतलब क्या होता है? जैसे कि हमने देखा था ना फेट मनी, फेट मनी की दो कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए थी साइमल्टेनियसली, ऐसे ही इसकी भी दो कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए साइमल्टेनियसली। पहली, इट मस्ट बी ए फेट मनी, यानी कि जो दो कंडीशन हम पढ़ के आए हैं पहले वो दोनों तो फॉलो करना ही चाहिए। कौन कौन सी कंडीशन थी? एक तो फिजिकल करेंसी नोट या कॉइन वगैरह होना चाहिए, दूसरा इश्यू होना चाहिए किंग से, क्वीन से, गवर्नमेंट से या सेंट्रल बैंक से। तो दो कंडीशन वो हो गए। तीसरी वाली ये कौन सी है? इट मस्ट बी लीगली वैलिड फॉर ऑल डेब्ट्स एंड ट्रांजेक्शंस थ्रू आउट द कंट्री। जो भी हमारे लोन है, हम कुछ खरीदना करना चाह रहे हैं, वो सब उससे होना चाहिए। एंड अदर पार्टी कांट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट,
ये नहीं कि हम दुकान वाले के पास 100 रुपए लेके पहुंचे वगैरह, मैं नहीं ले रहा, ऐसा नहीं होगा, सब उसको एक्सेप्ट करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा हमारा लीगल टेंडर। अब इस टेबल की मदद से समझते हैं, जैसे कि ये कंडीशन क्या लिख रही है जो हमने पढ़ी है, जैसे इट इज द फॉर्म ऑफ फिजिकल कॉइन और फिजिकल, ये जो हमने फाइट मनी की फर्स्ट वाली कंडीशन है, मनी की FIAT फियाट मनी की फर्स्ट वाली कंडीशन, ये उसकी दूसरी कंडीशन है, और ये तीसरी कंडीशन है। जैसे जब ये दोनों फॉलो होंगी तो हमारा क्या हो जाएगा, फियाट मनी हो जाएगी जो हमारी करेंसी है। उसके बाद एक नई कंडीशन क्या ऐड हुई है कि उसको सब एक्सेप्ट करें, एट द प्रेजेंट लीगली वैलिड फॉर ट्रांजेक्शन एंड इंडिया एज पर कॉइनेज एक्ट और RBI एक्ट, ठीक है। और अगर मान लो ये सब चीजें फॉलो कर रहा हो तब वो क्या बनेगा हमारा लीगल टेंडर, ठीक। तो पहला देखते हैं इंडियन रुपीस कॉइन्स एंड नोट्स जो चल रहे हैं इस टाइम पे, सीधी सी बात है, वो नोट वगैरह भी होते हैं, वो इशू भी होते हैं गवर्नमेंट द्वारा या किसी भी इंस्टीट्यूशन के द्वारा, तो वो फियाट मनी हो गई, और फियाट मनी हो गई और उसे सब एक्सेप्ट भी करते हैं, तो हमारा लीगल टेंडर हो गया, ठीक। तो अब बात आती है कि जो हमारे ये 500 और 1000 के नोट बंद हो गए हैं पुराने वाले, क्या वो फियाट मनी नहीं थे, वो फियाट मनी थे, क्योंकि वो फिजिकल नोट की फॉर्म में थे, गवर्नमेंट ने मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने या RBI ने इशू भी करे थे, तो जब ये दो कंडीशन पूरी होते तो फियाट मनी भी बन गए थे, लेकिन उसे लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो इसका मतलब वो लीगल टेंडर नहीं रहे। ऐसी सबका होता है, डॉलर, युआन, येन, यूरो वगैरह, आप इन सबको एक बार पढ़ लो, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल्स, ये हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। शेयर्स, बॉन्ड वगैरह, ये हमारे लीगल टेंडर नहीं होते, ये ट्रेडेबल होता है, वो सब हम आगे देखेंगे, आप इस चीज को एक बार गो थ्रू हो सकते हैं, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट। इसमें एक फ्लो चार्ट के जरिए हमने समझाया जो लीगल टेंडर वाली बात है। जैसे पहली कंडीशन है, अगर उसको फॉलो करता है तो वो क्या दूसरी कंडीशन पे पहुंचेगा, अगर वो नहीं करेगा तो फिर वो फेट मनी नहीं होगा, जब फेट मनी नहीं होगा तो लीगल टेंडर ही नहीं बचेगा। तो जो पूरी कंडीशन है वो एक लाइन में हमने लिख दी है, जैसे इट इज फॉर्म ऑफ फिजिकल और डिजिटल कॉइन करेंसी नोट, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इट कैन दिस थिंग बी यूज्ड फॉर मेजरिंग वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अगर मान लो ये वाली वैल्यू मतलब कंडीशन ट्रू होती है तो इट इज इश्यूज बाई क्यून क्यून और सेंट्रल बैंक, अगर मान लो ये वाली कंडीशंस भी सही होती है तो मनी फ्लैट मनी हो जाएगी। उसके बाद अगर उसे सब लोग लेते हैं और ट्रांजैक्शन वगैरह हम कर सकते हैं आराम से, तो फिर लीगल टेंडर हो जाएगा। इसमें किसी भी कंडीशन पे अगर ना होती है तो या तो वो फेट मनी नहीं होगी, फेट मनी नहीं होगी तो लीगल टेंडर नहीं रहेगा, और अगर मान लो इस कंडीशन पे जाके मना होता है कि फेट मनी है लेकिन ट्रांजैक्शन नहीं करते तो सीधा लीगल टेंडर नहीं रहेगा, ठीक है। जो इसमें फ्लो चार्ट की मदद से समझाया, जो हमने चारों कंडीशन पढ़ी है ना, केवल वही लिख रही है इसमें यस नो की फॉर्म में, और कुछ नया नहीं है, ठीक है, आप एक बार अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद आता है कि लिमिटेड लीगल टेंडर क्या होता है और अनलिमिटेड लीगल टेंडर क्या होता है। लिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब होता है जो रेसिपिएंट कैन रिफ्यूज एक्सेप्टिंग पेमेंट बियॉन्ड द लिमिट, जैसे कि मैं 54 मतलब 50 पैसे के नोट लेके गया बोरी भर के, और उससे कहा मैंने कि मुझे साइकिल खरीदनी है, वो मना कर सकता है कि नहीं मैं नहीं ले रहा, क्यों, क्योंकि वो लिमिटेड लीगल टेंडर है। और मान लो ये चीज हमें कहां से पता चलती है, कोइनेज एक्ट 2011 से, 1 रुपये, और इसके लिमिटेड लीगल टेंडर के अंदर कौन आता है, 1 रुपए का सिक्का या 1 रुपए का नोट, कॉइन्स रुपए 1 एबव अप टू, मान लो 1 रुपया या उससे ज्यादा हम 1000 तक का तो लेन देन कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, तो इसके अंदर एक लिमिट है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, लिमिटेड लीगल टेंडर। अच्छा, अनलिमिटेड लीगल टेंडर क्या होता है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, कोई भी 2 रुपए का नोट या उससे ऊपर का, जैसे कौन इशू करता है, RBI इशू करती है, वो हमारे क्या रहेगा, वो हमारा रहेगा अनलिमिटेड लीगल टेंडर। RBI एक्ट 1934 में ये है, ठीक है। वैसे ये बात अलग है, बाद में पढ़ेंगे, गवर्नमेंट कहती है अगर 2 लाख से ऊपर का ट्रांजेक्शन आप कोई करो तो UPI या किसी से करना चाहिए आपको, NEFT वगैरह, वो सब बाद में देखेंगे, तो अभी के लिए इतना ही, आप इसे अच्छे से रिवाइज कर दिए। थैंक यू।